नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जनरली जैसे हम लोग आज की वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी सिंबल है, ठीक ना, सिंबल हो या फिर कोई चिन्ह हो या फिर कोई वस्तु हो, ठीक ना, तो उससे रिलेटेड हम लोग सारी जानकारी जो सो और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, ठीक ना, उसको जो सो आज की वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया या फिर उसको किसने बनाया है, ठीक ना, तो इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग जैसे आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर इससे पहले आप चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जैसे फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है फिलहाल अभी तिरंगा है, ठीक है ना, इंद्रधनुष नहीं है। और ये दोनों तीनों ऑप्शन जो हमारा नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, ठीक है ना, कि ये तिरंगा क्या है, इसको किसने डिजाइन किया, कब घोषित किया गया, ठीक है ना, और इसकी कोई सीमा है क्या, इस तिरंगे की जो बनावट की सीमा होती वो क्या है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, इस झंडे को जिसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, ठीक ना। किसने डिजाइन किया था, मतलब इसको तैयार किसने किया था, तो इसको जिसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। फिर यहाँ पे आगे है कि भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व, ठीक ना, भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व आने मतलब स्वतंत्रता कब मिली, तो ये जो हमारा 15 अगस्त की पहले की बात हो रही है, ठीक ना, कुछ ही दिन की बात हो रही है, 15 अगस्त के कुछ ही दिन पूर्व की बात है। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था, ठीक ना। तो इसको कब अपनाया गया था इस तिरंगे को, तो इस तिरंगे को जो सो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। अब चलिए देखते हैं कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या होते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है इसके अनुपात जो सो हमारा 3.2 रखा जाता है, ठीक ना, सॉरी 3.2 नहीं, 3:2, ठीक ना। फिर आगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले, ठीक ना, स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पूर्व जो सो संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को संशोधित किया। संविधान सभा ने क्या किया कि ये जो राष्ट्र ध्वज है इसको जो सो संशोधित किया, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या संशोधन हुआ है इसको, तो इसमें जो सो चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले लिया, ठीक ना। मतलब इसमें जो सो पहले हमारा ये जो झंडा है इसमें जो सो हमारा पहले क्या होता था, चरखा होता था, ठीक ना। लेकिन अब जो सो इसमें संशोधन के बाद जो सो इसमें जो सो चक्र लगाया गया, अशोक चक्र, ठीक है ना, जो कि भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर ने लगवाया। तो इसको जो सो किसने लगवाया था, मतलब अगर पूछा जाए कि इसकी संशोधन की सिफारिश जो सो किसके आधार पर हुआ था, ठीक ना, तो ये जो सो हमारे भीमराव अम्बेडकर की सिफारिश पर हुआ था और इसी ने जो सो इसको लगवाया था। फिर बोल रहा है इस नई झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की। ये जो हमारा नया झंडा है उसकी दूसरी बार व्याख्या किसने की थी, तो इसकी दूसरी बार व्याख्या जो सो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से किया था। फिर आगे की तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं, ठीक ना, तो ये जनरली की 3 रंग होते हैं। तो अगर ये तो सबको पता होता है कि 3 रंग होता है, लेकिन ये नहीं पता होता जनरली कि ये जो झंडा के रंग होते हैं, ठीक ना, इसमें जो सो कौन सा रंग जो सो ऊपर नीचे होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा झंडा है इसमें जो सो सबसे ऊपर में जो सो सफेद रंग होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर सफेद रंग होता है।
सॉरी, सबसे ऊपर जो सो हमारा केसरिया रंग होता है, बीच में जो सो सफेद रंग होता है, ठीक ना। तो ऊपर जो सो हमारा केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है, और सबसे नीचे जो सो हरा होता है, ठीक ना। फिर आगे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, ठीक ना। तो ये जो सो लंबाई और चौड़ाई की अनुपात होती है, वो जो सो 3:2 होती है। फिर आगे की जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो केसरिया रंग है, वो जो सो किसको दर्शाता है, ठीक ना। तो वो जो सो हमारे देश की साहस और ताकत यानी वीरता को दर्शाता है। फिर आगे बोला राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग है वो किसको दर्शाता है, ठीक ना। मतलब राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग है वो जिसको हमारा क्या चीज का प्रतीक है, तो वो जिसको हमारा धर्म चक्र के साथ जो सत्य और शांति की प्रतीक है, ठीक ना। इसकी सत्य और शांति की प्रतीक होती है कौन सा, सफेद रंग। फिर आगे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है, ठीक ना। हरा रंग क्या दर्शाता है, तो ये जो हमारा देश की खुशहाली को दर्शाता है, ठीक ना। देश की खुशहाली, शुभकामनाएं और उर्वरता। फिर आगे देखिए, तिरंगे झंडे में कितनी चक्र होती थी, वो जिसमें हमारी 24 तिल्लियां होती है। फिर आगे का सवाल है कि संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था, ठीक है। अभी हमने जैसे पहले बताया कि संविधान सभा ने जो 22 जुलाई 1947 को जो इसको संविधान सभा की बैठक में जो इस झंडे को अपनाया गया था। फिर नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, तो ये जो हमारा मोर है। अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम जो सो मोर है। और भारतीय मोर जो सो हमारा कैसा होता है, तो ये जो सो नीला मोर होता है, ठीक ना। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेवोक्रिस्टेट्स, ठीक ना। पेवोक्रिस्टेट्स, इसका वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये जो सो हमारा पेवोक्रिस्टेट्स है, ठीक ना। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने जो इसको कब अपनाया था, तो देखिए ये जो हमारा 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी जो इसको घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, तो ये जो हमारा 26 जनवरी को घोषित किया गया था, ठीक ना। 26 जनवरी 1963। फिर बोल रहा है मुख्यतः मोर जो नीले रंग में पाया जाता है, ठीक ना। मेनली जो नीले रंग में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ जो यहाँ पे दूसरे कलर के भी मिल सकते हैं, ठीक ना। जैसे भूरा कलर में हो गया, ठीक ना, ब्राउन कलर में। फिर कुछ जो हमारा रेड कलर में भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः जो हमारा नीले रंग में ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि परंतु यह सफेद, हरा हुआ जामुनी रंग का भी होता है, ठीक ना। सफेद में भी होता है, हरा में भी होता है, जामुनी रंग में भी होता है, ठीक ना। फिर बोल रहा है राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ पे हमने भी पहले बताया कि पेवोक्रिस्टेट्स। फिर आगे है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो ये जो हमारा कमल है। अब कमल से रिलेटेड फैक्ट क्या है, सो देखिए बोल रहा है कमल, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम क्या है, नीलम्बो नूसी पेरा गिरटन, ठीक ना। नीलम्बो नूसी पेरा गिरटन भारत का राष्ट्रीय फूल है। फिर बोल रहा है यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है, ठीक ना। मतलब प्राचीन भारत की जो कला है उसमें भी जो विशेष स्थान है किसका, कमल का। जो बोल रहा है यह अति प्राचीन काल से इसे भारतीय संस्कृति में शुभ प्रतीक माना जाता है। मतलब इसे, ये जो कमल है इसको जो प्राचीन काल की भारत की जो संस्कृति है उसी टाइम से जो इसको शुभ माना जाता है भारतीय संस्कृति में। फिर बोल रहा है एशियाई कमल का रंग जो सदैव गुलाबी होता है, ठीक ना। किसका, एशियाई कमल का रंग सदैव गुलाबी होता है। फिर आगे बोला राष्ट्रीय फूल जो कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हमारा नेलम्बो निशिफेरा गार्टन। फिर आगे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ठीक ना। तो ये जो हमारा बरगद का वृक्ष है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद का पेड़ है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम जो फाइकस वैन गैलिंसिस है, ठीक ना। क्या नाम है, फाइकस वैन गैलिंसिस। और अंग्रेजी नाम इसका क्या है, तो अंग्रेजी नाम इसका जो बनियल ट्री है, ठीक ना। क्या नाम है, बनियल ट्री।
फिर आगे बोल रहा बरगद बहुवर्षीय, ठीक ना, बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है, ठीक ना, बहुवर्षीय मतलब ये जो सो बहुत सालों तक जो सो धरती पे रहता है, ठीक ना। बहुत पेड़ क्या होता है कि उसकी उम्र की जो सीमा होती है वो कम होती है, ठीक ना, लेकिन ये जो बरगद है इसकी जो सो उम्र की सीमा जो सो बहुत वर्ष होती है, ठीक ना। फिर बोल रहा है इसे वट और वड भी कहा जाता है, ठीक ना, वट वृक्ष, वट भी कहा जाता है और बड़ भी कहा जाता है। फिर आगे बोल रहा है हिंदू धर्मों में वट वृक्ष की बहुत महत्व है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि जो वट वृक्ष है इसका महत्व जो सो किस धर्म है, तो ये जो सो हमारा हिंदू धर्म है, ठीक है ना, इसका महत्व जो सो हिंदू धर्म है। फिर आगे बोल रहा है बरगद को शीश समान माना जाता है। फिर आगे की अनेक व्रत व त्योहारों में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक ना। तो ये जो जनरली होता है उत्तर भारत में, ठीक ना, कि वट वृक्ष की जो सो पूजा की जाती है स्त्रियों द्वारा। फिर आगे अक्ष से निकट, ठीक ना, अक्ष से निकट संबंध के कारण ही वट वृक्ष को जो सो अक्षवास या फिर अक्षतरु या फिर अक्षवारुका आदि नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, या तो फिर आदि, इन तीनों नाम से भी जो सो इसको पुकारा जाता है। तो वट, ये जो बरगद है इसको जो सो और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको जो सो वट वृक्ष भी बोला जाता है, यक्षवास भी बोला जाता है, अक्षतरु भी बोला जाता है और अक्षवारुक भी बोला जाता है। फिर बोल रहा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस वेंगाल बेंगालेसिस, ठीक ना, यहाँ पे देखिए है फाइकस वेंगेलेसिस। फिर आगे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो ये जो हमारे जनगण मन अधिनायक है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। फिर बोल रहा है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो ये जो जनगण मन है इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा जो सो हमारा बंगाली है, ठीक ना। और इसको किसने लिखा था, तो इसकी रचना जो सो हमारा बाबा गुरुदेव, सॉरी हाँ, बाबा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक ना। फिर बोल रहा है कि राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग सेकेंड जो है, मतलब टाइमिंग जो वो जो सो 52 सेकेंड होती है, ठीक ना, 52 सेकेंड के अंदर जो सो इसको गाया जाता है। फिर आगे बोल रहा है संविधान सभा ने जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो सो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक ना। तो ये जो जनगण मन है इसको जो सो राष्ट्रगान के रूप में भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो इसको जो सो राष्ट्रगान के रूप में भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और इस समय जो सो भारत के राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आगे बोल रहा है इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, कब, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस भाषा में, दोनों भाषाओं में, बंगाली और हिंदी में गाया गया था। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहली बात तो कि इसको जो सो डिजाइन किसने किया है, इसकी रचना किसने किया है, तो इसकी रचना जो सो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। फिर बोल रहा है कि इसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है ना, इसको कितने देर में गाना चाहिए, ठीक ना, तो इसको जो सो 52 सेकंड में गाना चाहिए। फिर आगे बोल रहा है इसको कब अपनाया गया था, तो ये जो सो हमारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर आगे बोल रहा है इस टाइम जो प्रधान, सॉरी, राष्ट्रपति कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद था। फिर इस टाइम जो सो इसको सबसे पहले कब गाया गया था, ठीक ना, तो इसको जो सो सबसे पहले हमारा 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था, तो इसको जो सो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और किस भाषा में, तो इसको जो सो वहाँ पे हिंदी और बंगाली भाषा में गाया गया था। फिर आगे की भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर आगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक ना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ये जो सो हमारा अशोक चक्र है जो तिरंगे में लगा हुआ है। फिर अब चलिए देखते हैं कि अशोक चक्र से रिलेटेड फैक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है, ठीक ना, राजकीय प्रतीक है। इसको जो सो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो इसको जो सो किसके रूप में लिया गया, तो इसको जो सो प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया, ठीक है ना, प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में जो सो इसको लिया गया। इसको जो सो कहाँ से लिया गया, तो इसको जो सो सारनाथ का जो राष्ट्रीय स्तंभ है
उसके शीर्ष भाग से जो सो लिया गया है। फिर आगे बोल रहा है राष्ट्र के प्रतीक में जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, तो इसको भी जो सो 26 जनवरी 1950 को ही भारत सरकार ने अपनाया था। फिर आगे बोल रहा है कि केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं, ठीक है ना? इसमें जो सो 3 सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन जनरली इसमें कितने होते हैं? 4 होता है, एक जो सो बैक में होता है, ठीक है ना? वो दिखता नहीं है। फिर आगे बोला चौथा छिपा हुआ, ठीक है ना? पहले बताएं कि चौथा दिखता नहीं है, वो छिपा हुआ है। फिर आगे बोला 4 सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रसार करने वाले। ये जो 4 सिंह है, वो किसका प्रतीक है? तो ये जो हमारे 4 सिंह है सभी दिशाओं में यानी चारों धर्मों में धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? तो ये जो हमारे भगवान बुद्ध के प्रतीक है। फिर आगे बोल रहा है या बुद्ध द्वारा पहले धर्मों उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। तो इसको पहले कब बनाया गया था? तो इसको जो सो बुद्ध द्वारा जब धर्म का उपदेश दिया गया था, ठीक ना, तब जो सो इसको सबसे पहली बार बनाया गया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? किसके द्वारा? धर्म चक्र परिवर्तन, सॉरी परावर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? कि धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हुआ कि बुद्ध जब ज्ञान दे रहे थे, ठीक ना, उसी टाइम जो सो इसको पहली बार बनाया गया था। फिर आगे बोला सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो ये भी जो सो हमारा सारनाथ स्तंभ से लिया गया, ठीक है ना? और किससे लिया गया? तो ये जो सो अशोक स्तंभ से लिया गया था, सारनाथ के। अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है। बोल रहा है सत्यमेव जयते, सत्य एवं जयते, ठीक है ना? सत्यमेव जयते, सत्य एवं जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ठीक है ना? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? इसे एक फैक्ट तो यहाँ पता चल गया कि सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है। फिर आगे बोल रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है, ठीक ना? तो ये किस लिपि में अंकित है? तो ये जो सो हमारा देवनागरी लिपि में अंकित है। और ये कहाँ पे अंकित है? तो ये जो सो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है। फिर बोल रहा है भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये जो सो मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक ना? कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। फिर आगे बोल रहा है भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? ये जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारे भारत का है उसको कब अपनाया था? तो इसको भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। फिर आगे बोल रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। फिर आगे बोला भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ठीक ना? तो ये जो हमारा शक संवत है, ठीक ना? और इसको जो कनिष्क ने चलाया था। ये भी जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक ना? फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, ठीक ना, जिसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है, ठीक ना? भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है, ठीक ना? ये जो भारत में उपयोग में आने वाला एक कैसा कैलेंडर है? तो ये जो सरकारी कैलेंडर है, ठीक ना, प्राइवेट कैलेंडर नहीं है। यह शक संवत पर आधारित है, ठीक ना? किस पे आधारित है? शक संवत पर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो 22 मार्च 1957 यानी भारांग जो एक चैत्र, ठीक ना, चैत्र एक यानी 1879 से अपनाया गया है इसको। चैत्र जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, ठीक ना? चैत्र जो हमारा भारतीय पंचांग का प्रथम माह होता है। और ये जो चैत्र है इसको जो भारत की जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो इसको नई नई मंथ माना जाता है, ठीक है ना? नई ईयर का पहला मंथ इसी को माना जाता है। किसके अनुसार? तो हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक ना? जैसे यहाँ पे है ना कि ये जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये जो शक संवत है, शक संवत तो ये तो हमारा हो गया शक के आधार पर जो आधारित था, ठीक ना? और ये जो हमारा ग्रेगोरियन है ये जो हमारा किसका है? तो ये जो हमारा है ईसाई लोगों का। और ये जो चैत्र है ये जो हमारा हिंदू लोगों का है, ठीक ना? तो फिर आगे देखिए आगे का मंथ क्या है। जैसे चैत्र के बाद क्या होता है? तो देखिए चैत्र के बाद जो वैशाख होता है, जेठ होता है, आषाढ़ होता है, सावन होता है, भादव होता है, फिर आश्विन होता है, कार्तिक होता है, अगहन होता है, फिर पौष होता है, माघ होता है, फागुन होता है। और अभी क्या चल रहा है? तो अभी जो हमारा कार्तिक मास चल रहा है, ठीक ना?
हिंदू धर्म के अनुसार जो सो अभी क्या चल रहा है, तो ये कार्तिक चल रहा है। और ग्रेगोरियन के अनुसार क्या चल रहा है, तो ये जो सो अभी ग्रेगोरियन के अनुसार हमारा नवंबर माह चल रहा है। तो यही है इसका फैक्ट। फिर आगे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है, ठीक है ना। ये जो शक संवत है उसका पहला माह कौन सा है, तो ये जो हमारा चैत्र है। फिर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो ये जो हमारा बाघ है। अब चलिए बाघ से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और बाघ को जो राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, तो इसको जो वर्ष 1973 में घोषित किया गया था। फिर आगे बोल रहा है अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु, ठीक ना। ये जो बाघ की प्रजाति है इसमें जो सो अपनी प्रजाति में ये जो सो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पशु होता है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा पैंथेरा ट्रिग्रिस, ठीक है ना। पैंथेरा टिग्रिस। और यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी है, ठीक ना। राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय प्राणी एक ही हुआ। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। फिर बोल रहा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। फिर बोल रहा भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है, क्या है, ठीक ना। भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसकी चिन्ह क्या है, तो ये जो हमारा भारतीय रुपया है, यानी ऐसा लिखा होता है, ठीक ना। ऐसा होता है रुपए, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट को। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है भारतीय रुपया, ठीक ना। आईएसओ, ठीक ना। क्या आईएसओ कोड, जो कोड होता है आईएसओ, ये जो सो भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है ना। भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया उसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो ये जो सो हमारा भारतीय रुपया है, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना। ये जो मुद्रा जारी किया जाता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो इसको जो सो आरबीआई करता है। फिर बोल रहा है मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर बोल रहा है कि भारतीय रुपये का प्रतीक, भारतीय रुपया है उसका प्रतीक क्या है, तो देवनागरी व्यंजन है, ठीक ना। देवनागरी व्यंजन का कौन सा शब्द है, तो ये जो हमारा रुपया है, ठीक ना, यानी यार। और लैटिन अक्षर इसका क्या है, लैटिन अक्षर जो हमारा यार है, ठीक ना। मतलब ये जो लैटिन अक्षर यार है इससे लिया गया है देवनागरी का यार, ठीक ना। ये जो आर है उसको किससे लिया गया, तो इसको जो सो लैटिन भाषा के शब्द यार से लिया गया है। जैसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया के रुपए चिन्ह को स्वीकार कर लिया, ठीक ना। ये जो शब्द है मतलब ये जो चिन्ह है हमारा रुपए, ठीक ना। ये जो रुपए चिन्ह है इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो इसको जो सो भारत सरकार ने हमारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। फिर आगे बोल रहा है इसके डिजाइनर, ठीक ना। ये जो चिन्ह है इसका डिजाइनर कौन है, तो इसका डिजाइनर जो सो हमारा उदय कुमार के अनुसार है, ठीक ना। मतलब इसी के आधार पर जो सो इसका डिजाइन किया गया था। डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है, ठीक ना। उदय कुमार क्या बोला कि उदय कुमार के अनुसार डिजाइन जो सो भारतीय तिरंगे पर आधारित है इसका रुपए का। फिर आगे बोल रहा है भारतीय रुपये का प्रतीक, ठीक ना। भारतीय रुपये का जो ये रुपए वाला प्रतीक है किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो उदय कुमार के द्वारा। फिर आगे बोला भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। अब चलिए देखते हैं गंगा से रिलेटेड फैक्ट को। तो बोल रहा है कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है नमामि गंगे, जिसको इस योजना को जो क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक ना। नमामि गंगे जो योजना है इसके क्रम में जिसको नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो 2008 में दिया गया। और किसके तहत दिया गया था, तो इसको जिसको नमामि गंगे योजना के तहत दिया गया था। फिर आगे बोल रहा है यह नदी जो सो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक ना। मतलब उत्तराखंड से यहाँ पे निकल रही है उत्तराखंड की गंगोत्री हिमनद से, ठीक ना।
हिमनद से निकल रही और इधर आते आते जो सो हमारा यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जा रहा है, वेस्ट बंगाल में, ठीक ना। और यहीं पे ये नदी जो सो हमारा समाप्त हो जा रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि खाड़ी में गिर जाती है या नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक ना। इसके बाद जो सो यहाँ से आने के बाद जो सो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़ी पैमाने पर। इसका सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो सो यहीं पे होता है, पश्चिम बंगाल में। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब ये जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो सो 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है, ठीक है ना। तो ये तो इंडिया में तो बहता ही, प्लस में जो सो बांग्लादेश में भी बहता है, ठीक है ना। लास्ट में ये जो सो बांग्लादेश में ही जो सो बांग्लादेश की सीमा से क्रॉस करते हुए जो सो यहाँ पे एक बंगाल की खाड़ी में गिरता है। फिर आगे बोल रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियां, ठीक है ना, निम्न है। जैसे बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी है, तो ये जो इधर से जो नदियां मिलती है गंगा की सहायक नदी में, वो कौन सी है, तो वो जो सी हमारी है महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, सरयू, ठीक है ना। ये बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक और सरयू। लेकिन जो दाईं तरफ से गंगा की सहायक नदी में मिलती है, बनती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो सो हमारा है यमुना, सोन, महानंदा, ठीक है ना। तीन इधर से मिल रहा है और ये जो चार हमारा इधर से मिल रहा है। फिर बोल रहा है भारत में गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है, ठीक है ना। ये बात सबको पता है कि भारत में गंगा की जल को जो सो सबसे पवित्र जल माना जाता है। इसमें जो सो डॉल्फिन भी पाया जाता है, ठीक है ना, जिसे भारत सरकार द्वारा 2009 में जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया, ठीक है ना। तो भारत की जो जलीय जीव है वो कौन सा है, तो डॉल्फिन है। और इसको जो सो 2009 में मान्यता दिया गया था भारत सरकार द्वारा। फिर आगे बोला भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। अब देखिए, चलिए देखते हैं कि डॉल्फिन से रिलेटेड फैक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है मीठे पानी की डॉल्फिन, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये जो डॉल्फिन है वो कौन से पानी की है, तो ये जो मीठे पानी की है। और ये जो सो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। फिर आगे बोल रहा है ये स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, ठीक है ना। ये जो सो स्तनधारी जंतु होता है और यह जो सो गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है, ठीक है ना। ये जो डॉल्फिन है ये जो सो हमारा शुद्ध शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। गंदे पानी में ये नहीं रह सकता और खारे पानी में नहीं रह सकता है। फिर बोल रहा है नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एकमात्र संकटापन प्रजाति है, ठीक ना, संकटापन प्रजाति है। और इसलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर जो सो खतरा आ गया है। फिर बोल रहे हैं 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी की प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला लिया गया था, ठीक है ना। तो 2009 में ही इसे जो सो घोषित किया गया था, 4 अक्टूबर 2009 में। फिर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अब चलिए आम से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो फलों का राजा आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसकी मूल प्रजाति को जो सो बोलेंगे तो भारतीय आम कहते हैं, ठीक है ना। इसके मूल प्रजाति को क्या कहते हैं, भारतीय आम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेस, ठीक है ना, मैंगी फेस इंडिका, मैंगी फेस इंडिका है। फिर बोल रहा है आमों की प्रजाति को मैंगी फेरा, सॉरी यहाँ पे इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेरा। फिर बोल रहा है आमों की प्रजाति को मैंगी फेरा कहा जाता है, ठीक ना। आमों की जो प्रजाति होती है इसको क्या कहा जाता है, तो उसको जिसको मैंगी फेरा कहा जाता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। फिर बोल रहा है राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगी फेरा इंडिका। फिर बोला भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। चलिए हॉकी से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब हॉकी के खेल की बात आती तो भारत ने हमेशा विजय पाई, ठीक ना। हॉकी के खेल की बात आती तो भारत ने हमेशा विजय पाई है।
फिर बोल रहा है इस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्या बोल रहा है, इस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक ना, मतलब इसको जिसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत के पास 8 ओलंपिक स्वर्ण पदकों का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग, ठीक है ना, कौन सा वर्ष था, 1928 से 56 तक। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का जो हॉकी का स्वर्णिम युग है वो कौन सा युग था, तो वो जिसको हमारा 1928 से 56 तक था। फिर बोल रहे जब भारतीय हॉकी दल ने लगातार 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए, उस समय के सबसे प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तो ये जिसको मेजर ध्यानचंद थे। फिर नेक्स्ट देखिए, बोल रहा किस व्यक्ति को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेजर ध्यानचंद का जन्म जो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद्र भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। तो ये ध्यानचंद्र कौन थे, तो ये जो भारतीय फील्ड का जो हॉकी है उसके जो भूतपूर्व खिलाड़ी भी थे और कप्तान भी थे। फिर बोला भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है, ठीक ना। ये जो ध्यानचंद्र है इसकी गिनती कहाँ होती, तो भारत में तो होता है, प्लस में जो विश्व की हॉकी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है हॉकी में, उसमें भी जो सो मेजर ध्यानचंद का गिनती होता है। फिर बोल रहा है 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं, ठीक ना, स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 3 बार इन्होंने जो सो स्वर्ण पदक जीता है। फिर बोला उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 29 अगस्त को जो सो भारत में क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। उन्हें जो सो 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। तो उसको जो सो 1956 में जो सो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। फिर बोल रहा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो सो हमारा 29 अगस्त है, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा कि मेजर ध्यानचंद की, सॉरी, फिर बोल रहा भारत की राजभाषा क्या है, ठीक ना। तो भारत की राजभाषा हमारा हिंदी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजभाषा बोल रहा है, राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहे, ठीक ना। राष्ट्रभाषा भी भारत का कोई भी नहीं है, ठीक ना। तो राष्ट्रभाषा भी हिंदी नहीं है, ना ही कोई है, लेकिन राजभाषा जो सो हमारा हिंदी है। फिर बोला संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा जो सो कब घोषित किया, 14 सितंबर 1949 को। फिर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, ठीक ना, राष्ट्रीय धरोहर पशु एशियाई हाथी। फिर बोल रहा है भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित कर दिया, इस बात तो हम लोग पहले पढ़ लिया। फिर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जो हमारा था वो था जनगण मन, लेकिन जो गीत जो सो राष्ट्रीय गीत जो सो हमारा क्या है, तो ये जो सो हमारा वंदे मातरम है। ये जो वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये तो हमारा था आज का भारत की राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड हमारा आज का क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, और इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस और फैक्ट देख लिए। अब चलिए हम लोग जो सो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग जो सो किसी नए टॉपिक और किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जो सो जय हिंद।